मैं आपके सामने कुछ चर्चाएं रखता हूं। सबसे पहली चर्चा यह रही कि हमारे देश में बहुत सी जगह पर पेट्रोल पंप्स ने समय के साथ पेट्रोल देना रोक दिया है। खबर है कि पटना के अंदर 25 पेट्रोल पंप बंद हैं। केरला के अंदर पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पेट्रोल पंप्स के पास सप्लाई नहीं है। एचपीसीएल, मैं कोट करके बोल रहा हूं, उसके पंप्स पर ज्यादा दिक्कतें मीडिया की सुर्खियों में चल रही हैं। केवल पेट्रोल तक ही सीमित रहती है, बात तो समझ में आता। यह बात क्रूड से जनित जितनी भी चीजें हैं उन तक पहुंच रही हैं। जैसे एक और फैक्ट ऐड करता हूं, हाल ही में एक मीडिया में कवरेज आई है कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर के लिए सरकार को 70,000 करोड़ रुपए की एडिशनल सब्सिडी बर्डन उठाना पड़ेगा। हमारे देश में ऑलरेडी फर्टिलाइजर जब इंपोर्ट होता है तो आप तक जब वो पहुंचता है उस बीच में जो खर्चा है वो सरकार अपनी पॉकेट से वहन करती है। लेकिन अब 70,000 करोड़ रुपए और सरकार वहन करेगी। यह दर्शाता है कि आपके लिए आने वाला फर्टिलाइजर महंगा आएगा। मतलब दूसरा संकट फर्टिलाइजर पर। तीसरा, क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट में निकलता है बिटुमिनस, जिसको तार कहते हैं, चारकोल कहते हैं, जिसकी वजह से आप सड़कें काली देखते हैं। लेकिन उन बिटुमिनस की सप्लाई में भी बाधा इतनी कि हिमाचल प्रदेश और केरला के अंदर सड़क निर्माण करने वाले जो ठेकेदार लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप इसमें तर्क ढूंढ सकते हैं कि वहां पर तो अपोजिशन की सरकार है। कहा जा रहा है कि जहां सत्ता की सरकार है, जहां पर केंद्र की सरकार है जिन राज्यों में, वो लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन फील वही कर रहे हैं। एक और फैक्टर ऐड करते हैं, दुनिया भर में बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने अपने या तो किराए भाड़े बढ़ा दिए हैं या फ्लाइट्स कम कर दी हैं। ये सब चीजें जब होने लगती हैं तो अल्टीमेटली महंगाई पर लैंड होती हैं। महंगाई, जब आपकी आय सीमित है और खर्चे ज्यादा हों तो आप महंगाई को काउंटर करने के लिए खर्च कम करने लगते हैं। अर्थव्यवस्था की भाषा में जब खर्च कम होने लगते हैं तो आप एवेन्यूज घटाने लगते हैं। बिजनेस वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से बच रहे होते हैं। सरकारें आपकी महंगाई को कैसे कंपनसेट किया जाए उसके लिए खर्च करने लग रही होती हैं। तमाम चीजें अल्टीमेटली लैंड होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि जब पैसा आपको पूर्ति नहीं दे पा रहा, महंगाई काउंटर नहीं कर पा रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा बनकर निकलता है। आईएलओ की रिपोर्ट है, फिलहाल के लिए आईएलओ को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक लेवल ग्रामीण स्तर पर बढ़ता हुआ नोटिस हुआ है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जब आप मंदी की व्याख्या करने निकलते हैं तो उसके अंदर महंगाई को, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को, उसके अंदर व्यवस्थाओं के अंदर जरूरी चीजें जिसमें सरकारी खर्च सबसे ऊपर शामिल होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जब बात होती है, इन सबको लेकर चल रहे होते हैं। आज का जो पैनल डिस्कशन है केवल ये परिचर्चा के लिए कि क्या वाकई में कोई बड़ा संकट है जो हम तक आ रहा है, उस पर विद्वानों का मत जानेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति तनेजा, आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डीयू से बिलोंग करती हैं। दूसरे हमारे साथी हैं पवन कुमार सर, जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों के इकोनॉमिक्स पर जो व्यू पॉइंट्स हैं आज आप और हम चर्चा में इन सब बातों को जानेंगे। आप दोनों का स्वागत है। मैम, मैं आपसे शुरू करता हूं एज पर योर गाइडेंस। पहले प्रोफेसर का सुना फंसा दी। ठीक है, नहीं सर का तो इतना एक्सपीरियंस है, वो हम लोग सुनना चाह रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्ड बात करेगा वो सबसे पहले शुरू करेगा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है मैम। अंकित ने स्ट्रक्चर वैसे बहुत बढ़िया दे ही दिया है। नहीं, मैंने इसलिए क्योंकि अब मैंने बाउंड्री लाइन तय कर दी है कि साहब ये चीजें हैं, तब इसमें आप लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखें। सबसे पहला व्यू पॉइंट कि क्या मंदी में ये जो मैंने फैक्टर बताए ये कंट्रीब्यूट करते हैं? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे मैंने छोड़ दिया? क्या वाकई में मंदी आने वाली है? ये कुछ बेसिक से प्रश्न है। मंदी के अराउंड आप कैसे सोचते हैं? देखिए, नमस्कार अंकित जी, आपको भी, सर को भी, आपके सब दर्शकों को भी। 100% ये मंदी की तरफ का ही इशारा है। और ऐसी स्थिति, ऐसा तो है नहीं कि भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, लेकिन तेल जैसी जो चीज है जो भारत में अवेलेबल ही नहीं है और वो जिसको हम कोर सेक्टर कहते हैं, जब उसका 85 से 90% आयात हम करते हैं और वो भी ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में आके खड़ा हो गया कि जिसमें भी हमारा होर्मुज से आता था, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, सप्लाई चेन इंपैक्ट हो गई है, एनर्जी सिक्योरिटी अफेक्ट हो गई है। तो ऐसे में मंदी आना जो वैश्विक संकट का है उसकी ये आहट है। जैसे आपने कहा कि ये एक क्या सॉफ्ट लैंडिंग के तरीके से हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये मैं समझती हूं कि जनता को भी इस समय समझने की जरूरत है और जनता शायद समझ भी रही है। क्योंकि अगर आप देखें 5वें दिन में ये दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो जनता में एज सच अस्वीकृति अगर हम बोलें या अगर हम बोलें कि हाहाकार जैसी स्थिति, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी और इस चीज को उम्मीद लेके चल रहे थे कि ये शायद होना चाहिए था। मे बी एट दैट पॉइंट ऑल्सो इट वाज फेल्ट इट वाज टू लिटिल एंड टू लेट। तो उसके ऊपर भी अपनी पॉलिटिकल चर्चाएं हैं। कुछ कहते हैं कि समय के आधारित ठीक हुआ, ये था कि शायद वहां पे पीस डील का इंपैक्ट खत्म होने वाला था, पीस डील का एक नतीजा पहुंचने वाला था। तो इन सब चीजों के पॉलिटिकल एंगल्स अलग अगर हम रखते भी हैं अंकित,
तो मंदी की आहट ये है, सारे पैरामीटर्स जो आपने पॉइंट आउट किए वो मंदी की तरफ हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल अगर हम 27 फरवरी की स्थिति देखें, भारत के पास जो अपने फंडामेंटल्स थे उसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, जिसमें आपने कहा कि कोई पहलू अगर छोटा है तो फॉरेक्स रिजर्व्स जो हमारे थे, जो गोल्ड रिजर्व्स हमारे थे, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सरकार के पास। जब FIIs आउटफ्लो भी कर रहे थे तब भी सरकार ने उसको कुछ हद तक इस्तेमाल किया, और अब जबकि इंपोर्ट की बात है, तेल का तो आयात करना ही करना है, तो भी सरकार उसी क्वेश्चन को बहुतेरे इस्तेमाल करने ठीक के है। उस सिचुएशन में। चूंकि सवाल मंदी पर है और मंदी कोई बीमारी की तरह नहीं है कि लो जी आ गई और इससे निपट लो। ये वैसी वाली बात है कि दुनिया हो सकता है कि पिछले 4-5 साल से जो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, अमेरिका ईरान जो चल रहा है, दुनिया में जितने भी तनाव हैं उनको कंबाइंड रूप से कह देगी ये तो वर्ल्ड वॉर 3 था जी, हमको बस पता नहीं था। एरिया और जो इसका वाइड था वो मतलब थोड़ा छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मंदी के साथ भी ऐसा ही है, इकोनॉमिक्स के जानकार हैं आप, कि मंदी एकदम ऐसा नहीं होता कि ओ माय गॉड मंदी आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। मैं बार बार जब शब्द मंदी यूज कर रहा हूं तो ये इस बात का डराने का भी संकेत भी नहीं कि नहीं साहब अब तो आप घर से बाहर निकलना बंद कर दो, खाना छोड़ दो। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव को, आप कैसे देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है? यार मैं इसमें अवस्थी जी एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे नदी किनारे बैठा एक आदमी है और वो नदियों में नावें जा रही हैं आ रही हैं, वो बैठा हुआ खाना पीना खा के आराम से वो गिनता है दिन भर में कितने नावें जा रही हैं, कितने जहाज जा रहे हैं। 15 फरवरी तक हमारी यही स्थिति, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इस देश में। न इस सरकार को चिंता थी, न इस देश में किसी नीति नियंता को चिंता करने की जरूरत थी। गोल्डीलॉक्स हम लोग बात कर रहे थे, तो वाकई हम लोग समृद्ध थे, संतुष्ट थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी। 15 दिन में परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और हालात कैसे बदलते हैं ये हमने इतिहास में पढ़ा, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 28 फरवरी तक आते आते अभी से 79 डेज के आसपास हुए हैं और परिस्थितियां कहाँ से कहाँ आ गई। जहां हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत होकर बैठ सकते थे, भारत सरकार को कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब आप अगर किसी खेत में बीज बो के आ जाते तो अपने आप फसल लगा जाती, ये हमारी इकोनॉमी की हालत थी, बिना किसी चिंता के। कोई हमारा डार्क पैच नहीं था। अब हम 79 डेज आफ्टर बात कर रहे हैं और हम बात करने के साथ हम कैसे इससे उभरे। पूरी दुनिया की मोस्ट इम्पैक्टेड इकोनॉमी में से अमेरिका, हालात ख़राब हैं। मैं फिर भी होपफुल हूँ। देखिए मंदी की अपनी परिभाषा है, प्रोफेसर बताएंगे आपको। मंदी आएगी अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से जैसा आपको लैंडस्केप दिखता है उसके आधार पे आप एंटिसिपेट करते हैं। जो एग्जांपल्स के साथ आप आते हैं, मैं बैक करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके आंसर को। क्या आप बस एक बात में इसलिए क्योंकि मंदी आएगी या नहीं इस पर मैं ऐड कर देता हूँ, क्या बता पाएंगे कि महंगाई बढ़ेगी? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? मैं एक इकट्ठे 3 बात बता देता हूँ। देखिए क्या है कि अभी जब आप देखें ना, स्पाइक है फरवरी से महंगाई में। तो अभी जब महंगाई का डेटा आया, जब CPI का डेटा आया, तो हम जैसे लोगों को, मुझे लग रहा था कि CPI का डेटा चढ़ा हुआ आएगा, पर वो आया 3.48 हुआ, जो केवल 8 पैसा बढ़ा। मेरे जैसा लोग सरप्राइज था, शॉक था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। तो खैर एनीवे तब तक वो परकोलेट डाउन नहीं हुआ था। लाइट 9 ऐड ये की जा सकती है, तब तक तेल कीमतें बढ़ी नहीं थी सर। महंगाई में तेल की नहीं, बता रहा हूँ थोड़ा और अंदर जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके ठीक 3 दिन के बाद जब WPI आया तो बढ़ा हुआ था। वो इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि तेल के भी इम्पैक्ट दिख रहे थे, बाकी जो आइटम्स के भी इम्पैक्ट दिख रहे थे, वो होलसेल में दिख रहा था। वो डीलर के पास अभी महंगाई पहुंच गई है, वो आप डीलर के नीचे उतरी नहीं, इसलिए वो आपके घर पे आई नहीं है। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक अलग चीज है, जो इन्फ्लेशन आपको दिखता है वो इन्फ्लेशन अलग चीज है। तो उसके बाद जब WPI आया तो हमें तस्दीक हो गया कि नहीं, जो हम समझ रहे थे वो ठीक था। मैंने अपने आपके जैसे कई मित्रों को बताया कि देखा, जो हमारा हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे, जो हमें आशंका थी, वो बात साबित हो गई। महंगाई की बात आपने की, तो महंगाई बढ़ेगी। अभी मुझे डर इस बात का है कि जो अभी 3.48 है CPI, वो अभी आप देखिएगा अभी 11 या 12 जून तक आएगा। ये डबल से ज्यादा अगर हो गया तो भी मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दूध की कीमत बढ़ गई, जैसे ब्रेड की कीमत बढ़ गई, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। एक्चुअली डीजल ज्यादा प्रभावित करता है, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हम लोग ना एक हिंदुस्तान को प्यार से हम लोग बड़ा डीजल इकोनॉमी बोलते हैं, बहुत डीजल का इस्तेमाल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कहाँ कहाँ डीजल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक जगह ऐसी नहीं बता सकते जिसमें डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए डीजल अगर फिर भी नहीं बढ़ता, पेट्रोल बढ़ता, तो थोड़ा बहुत बचाव हो सकता था। तो आपका सवाल ये था कि महंगाई बढ़ेगी, उसका जवाब है हाँ। दूसरा क्या था आपका?
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं लेकिन इसमें एक पॉइंट हमारे दर्शकों को ऐड कर देता हूं, जी। होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब आप और मैं खरीदने जाते हैं तो हमारी पॉकेट पे कितना भार पड़ा और वो पिछली बार से कितना महंगा था, इसको सीपीआई के थ्रू काउंट किया जाता है। और होलसेलर जब खरीद रहा होता है उसे वो कितना महंगा पड़ा उसको वहां से नापा जाता है। सरकार इसमें कुछ मद ऐड करती है कि इन फैक्टर्स को देख करके हम महंगाई को नापते हुए आगे बढ़ेंगे। सर ने जो लाइन बोली ना कि WPI बढ़ा, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप तक अब पहुंचती दिखेगी, उन लोगों तक पहुंच चुकी थी, ऑलरेडी इंपोर्ट महंगे हो चुके थे, क्योंकि दुनिया में भारत इंपोर्ट इकोनॉमी है, हमें बहुत से सामान मंगाने पड़ते हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। अब इकोनॉमिक्स का ये फैक्टर मैम ऐड करेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट मर्चेंटाइज में ज्यादा है, और जब वो पहुंचना महंगा हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड महंगा हो गया, लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है, जहां से जो चीजें आती थी वहां से महंगी पड़ने लगी है, इस वजह से होलसेल पर वो दिखना भी शुरू हो गया था। और अब चूंकि वहां वेयर हाउस से आप तक पहुंचना हमारे डीजल से होना लगेगा, जो सर बोल रहे हैं डीजल इकोनॉमी है, तो अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो देश के अंदर होने वाला है उसका फैक्टर ऐड होगा, तो वो आप तक महंगाई के रूप में लैंड करेगा। मैं इसी को ऐड करते हुए फिर से ऐड करता हूं, ये अगर होता है, मैं आऊंगा आपके पास भी, ये अगर होता है तो महंगाई बढ़ना मांग बढ़ाएगा या घटाएगा? देखिए, महंगाई अभी मांग तो रहेगी, मांग तो ये फर्क है कोविड में और अब में। कोविड में मांग नहीं थी, अभी हम कोविड से डिफरेंट नहीं, अभी मांग है, फिर भी महंगाई बढ़ती रहेगी। तो दिक्कत ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा नुकसान का विषय है, जो आपको स्टैगफ्लेशन की तरफ ले जाएगा आने वाले समय में। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होगा, इससे प्लांट बंद होंगे, इससे MSME ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा, पूरी कैपेबिलिटी पे प्लांट नहीं काम करेगा, पूरी कैपेसिटी से नहीं काम करेगा, तो लोग रिटेंचमेंट होगा, कम ऑर्डर नहीं मिलेंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसका मल्टी लेवल इम्पैक्ट आप दिखेगा आने वाले, ऑलरेडी इम्पैक्टेड। ठीक है, मैम से एक पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मैम एक फैक्ट बताइए, जब मांग बढ़ती है तो महंगाई पर क्या असर होता है? देखिए, मांग बढ़ती है तो अगर ऑलरेडी आपका सप्लाई जो है वो इम्पैक्टेड है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, तो सिंपल अगर हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे कि सप्लाई आपका अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट भी मानते हैं, और डिमांड बढ़ जाती है, तो सामान उतना आ रहा है लेकिन लोग लेने वाले ज्यादा हैं, तो उस सूरत में कीमतें बढ़ना एकदम एक स्वाभाविक इकोनॉमिक मेंटालिटी है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमिक्स बोलते हैं या डिमांड सप्लाई सिचुएशन बोलते हैं। और ऐसे में जैसे सर भी कह रहे थे कि और डबल इंपैक्ट पड़ेगा कि इधर में तो सप्लाई चेन भी इंपैक्ट हो गई है, तो आपका डिमांड तो बढ़ ही रहा है लेकिन सप्लाई और कम हो गई है, तो कीमतें और ज्यादा प्रभावित होंगी, जो सप्लाई चेन की वजह से तो हो ही रही थी। जैसे कि अभी WPI और CPI आपने समझाया, इसी में आपको आंकड़ों के आधार पे ये समझा देती हूं कि जो WPI 8.3 आया है उसके और पीछे अगर हम जाते हैं तो फ्यूल प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 27.3% की दर से बढ़ा है। तो जो फ्यूल 27.3% से बढ़ा है, जिसका 8.3% आप WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इंपैक्ट देख रहे हो, तो अगले महीने की जो सर ने कहा 12 से 14 के बीच में CPI का और WPI का डेटा आता है, 6 आपने सर मुझे तो अभी भी लग रहा है बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर बोली है, ये 7 और 8 की दर में भी अगर जाके बैठेगा तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल प्राइस इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा तकरीबन 30% अगर वो बढ़ता है, और आपका सप्लाई अभी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि स्थिति सामान्य हो गई है, सामान्य हो भी चुकी होती तो भी शायद मैं 6 पे इस चीज को ले लेती, लेकिन स्थिति सामान्य हुई नहीं है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। अब इसको रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को, मांग बढ़ती है तो महंगाई पर असर आता है, महंगाई बढ़ती है तो मांग पर क्या असर आएगा? देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग पर यह असर आएगा कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो है, जिसको मांग को अगर हम परचेजिंग पावर की टर्म्स में देखते हैं, मेरी आय तो औसतन बढ़ी नहीं है, मेरी आय तो उतनी की उतनी ही है, चाहे उसको हम एवरेज लें चाहे हम उसको टोटल लें, तो अगर महंगाई बढ़ गई तो वही 100 रुपए अगर मुझे पहले 10 चीजें अगर 10-10 रुपए की थी खरीदवा पा रहे थे, अब वो बढ़ गई हैं तो मैं कम चीजें खरीद सकती हूँ। तो मेरी इसको हम सीधे तरीके से मैंने बहुत सामान्य तरीके से इसको परचेजिंग पावर समझाया आपको। तो जब किसी भी नागरिक की, किसी भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है तो महंगाई बढ़ने से वो और मतलब एक वो विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है कि वो डिप्रेशन ऑफ डिमांड की तरफ भी उसको लेके जा सकती है, वो और सप्लाई की जो स्थिति गंभीर हुई है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है, जिसको हम स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे थे कि इकोनॉमी एक स्टैग्नेशन पे आ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। तो ये जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो फिर आपस में, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ी तो डिमांड पर असर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। डिमांड पर असर आया तो चूंकि डिमांड पर असर आ चुका है तो सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली हम असल में मंदी पर चर्चा कर रहे हैं तो मंदी को समझाने के लिए भी हम इसको तोड़ते हुए चल रहे हैं। डिमांड पर असर आया तो सप्लाई के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी तो डिमांड कम हुई, और जब डिमांड कम हुई तो चाहे वेयर हाउसेस में बना हुआ माल रखा है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो भी लोग खरीदने से हिचक रहे हैं क्योंकि अब उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो महंगा लैंड हो रहा है, प्राइस उसका बढ़ चुका है। कॉस्ट भी बढ़ रहा था क्योंकि वो बनने में दिक्कत आई, प्राइस बढ़ गया क्योंकि आप तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है।
इससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन चेन डिस्कस होती है, मतलब प्रोडक्शन चेन पे इंपैक्ट आता है। प्रोडक्शन चेन जब प्रभावित होती है तो क्या रोजगार बढ़ते हैं या घटते हैं? बिल्कुल रोजगार घटते हैं इसमें। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज लैंड होगी? अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज स्वाभाविक है अंकित जी कि ये लैंड होगी, लेकिन फिर वही बात है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। जब स्थिति ऐसी है तो ये इम्पैक्ट एक बड़ा स्वाभाविक इम्पैक्ट था। अगर हम कोविड के बाद की बात करें, कोविड एक हमारे सामने, हमारी जनरेशन के सामने, क्योंकि आपकी हमारी जनरेशन ने शायद वो ऑयल शॉक्स वाले जमाने 2008 के अलावा हमने नहीं देखे हैं, और 2008 में भी हमने उसको ज्यादा सबप्राइम क्राइसिस के साथ जोड़ा हुआ था। तो वो 70s वाला 80s वाला जो आपके दर्शक भी हैं, उन्होंने वो सामान्य स्थिति, वो सब स्थिति नहीं देखी है जब असामान्य स्थिति थी। तो अगर हम कोविड के साथ कंपेयर करें तो कोविड में भी तो यही हुआ था, जो हम एक बहुत रफ्तार से बढ़ रहे थे। जैसे कि सर ने भी कहा कि हम मोस्ट इंपैक्टेड इकोनॉमी इस समय इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे आगे। हम अपने साथ ये कंबोडिया, फिलीपींस, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, इनको कंपैरिजन हमारे साथ है ही नहीं। यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हम एक बहुत तेज रफ्तार से, एक गति से हम आगे बढ़ रहे थे। अब वो गति इंपैक्ट होनी स्वाभाविक है, जैसे कि कोविड ने हमें दिखाया कि जहां हम 7%, 8% की ग्रोथ दर्ज कर रहे थे, तो वो सीधा 2 से 3 पे आई थी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग जोड़ूंगी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सिटीजंस आर अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। हमने वहां पे भी 1 से आई थिंक 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर में बाउंस बैक कर लिया था, और यहां पर भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि बाउंस बैक